नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव है और मैं शिक्षा सत्याग्रह का एक वॉलंटियर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार शिक्षा सत्याग्रह के प्लेटफॉर्म से प्रयास कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हम ऐसे समुदायों के विषय में और ऐसे समुदायों के बच्चों के विषय में जानकारियाँ साझा कर पाएँ, जिनके बारे में खबरें थोड़ी कम होती हैं, जो सोशल मीडिया पे कम विज़िबल हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं, शहरी लोग हैं, ये तो उनके बारे में कुछ जानकारी जो है वो हमें मिल जाती है सोशल मीडिया पे। साड़ी चैलेंज और अलग-अलग चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके विषय में जानकारियाँ मेन स्ट्रीम में नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे समुदायों के बारे में जानकारी रखने वाले लोग या उनके साथ काम करने वाले लोगों से चर्चा करके और हम इस तरीके की जानकारी साझा कर पाएँ, ताकि जो कम विज़िबल हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें भी विज़िबिलिटी मिले। इस लॉकडाउन के दौरान उनकी परेशानियों के बारे में भी लोगों को पता चले। तो एक जानकारी ये भी है कि 8 अप्रैल को विश्व बंजारा दिवस था और यानी परसों 8 अप्रैल को। और वैसे और ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे बंजारा समुदाय हैं, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं। हमारे साथ आज चेतना है। चेतना का बैकग्राउंड पत्रकारिता का है। वो पिछले कुछ सालों से पत्रकारिता के अलावा बंजारा और जो नोमैडिक, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ अलग-अलग तरीके का काम करती रही हैं। विशेष तौर पर शिक्षा के काम में नोमैडिक, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ की शिक्षा के काम में उनका इंटरेस्ट रहा है और उनका अनुभव भी रहा है। तो मैं इस चर्चा में चेतना, आपका स्वागत करता हूँ। आपको एक तो धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला इसके लिए। तो थोड़ा आप इस बात से अगर शुरू कर पाएँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ, इससे इन समुदायों पर क्या असर पड़ा, और उसके पहले थोड़ा अगर आप ये भी बताएँ कि ये समुदाय हैं कौन? कौन लोग हैं बंजारा और कौन है ये नोमैडिक, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़? धन्यवाद गौरव। ये मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मतलब मैं जिन लोगों के साथ में काम करती हूँ वो सेमी नोमैडिक लोग हैं। वो पूरी तरह बंजारा नहीं है। बंजारा यानी बंजारा होना मतलब आप अपने घर को, मतलब आप जहाँ मूलतः रहते हैं वहाँ उस जगह को छोड़कर आप अ, साल भर बाहर रहते हैं और फिर वापस आते हैं। तो वो जो जर्नी है, बहुत कम समय आप अपने घर में रहते हैं और बाकी आप बाहर घूमते रहते हैं। पर यहाँ के जो लोग हैं, ऐसे नागपुर और आसपास, मतलब विदर्भ, इस जगह, इस रीजन में ऐसी 8 से 9 कम्युनिटीज हैं। ऐसे 8 से 9 समाज हैं जो पशुपालन करते हैं। मतलब उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। उन लोगों की आय पशुपालन से होती है। और लेकिन उनके पशुओं को पालने के लिए उनको अपने घर छोड़ के कम से कम 4 से 6 महीने का स्थलांतर करना पड़ता है। वो स्थलांतर किस तरह का होता है कि उनको बेसिकली अपने जानवरों को लेके या तो जंगलों में या लोगों के खेतों में रहना पड़ता है। तो इस तरह का जो और ये लोग बहुत सालों से, मतलब जनरेशन से करते आए। पहले स्थितियां अलग थी। पहले शायद वो बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता था। अब क्योंकि पानी और चारे की तकलीफें होती हैं, खेती किसानी बढ़ गई, मतलब खेत जो है वो बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से अब लोगों को और दूर तक जाना पड़ता है पहले के मुकाबले। तो इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही है। अभी क्योंकि कोरोना के चलते बंदी है हर जगह, एंट्री अलाउड नहीं है बाहर के लोगों को, तो इन लोगों को खास दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो 2 समाज है, वो या तो जो कुछ, मतलब कम से कम 4 समाज ऐसे हैं जो गौ पालन करते हैं, और बाकी जो समाज है वो बकरी या भेड़ रखते हैं। तो भेड़ का मीट जो है, जैसे धनगर हो गए, धनगर और कुरुबा, ये जो लोग हैं, ये लोग भेड़ के मीट पर अपना इनकी आय होती है। पर क्योंकि एक शहरों में कंजम्पशन का मेन मार्केट जो है वो शहर ही है। इन सारी कम्युनिटीज के जो मेन मार्केट है वो शहरों के आसपास, क्योंकि शहरों में अब डिमांड नहीं है, तो इन लोगों के पास
भी सप्लाई, मतलब सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है, तो इसकी वजह से इन लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इनकी आय का तो बहुत, मतलब इन लोगों के पास एक तो स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं प्रोक्योरमेंट कर लिया, उनको इमीडिएट पैसे मिल गए और स्टोर करके रखे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से खास खास दिक्कतें हो रही हैं। जो गौपालन वाले लोग हैं उनको अब गोदोहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गाय धोना बंद कर देंगे तो वो गाय खराब हो जाएगी, वो दूध देना बंद कर देगी। तो उस दूध का भी क्या किया जाए उनको पता नहीं है। नुकसान तो हो रहा है, खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ये लोग क्योंकि चाराबंदी, मतलब प्रशासन ने 2010 में चाराबंदी कर दी थी, तो ये लोग जंगलों के इलाके में जा नहीं सकते। तो इन लोगों को अब कोई और चारा नहीं है, पाल पा रहे हैं। उनसे किसी तरह से लेन देन करके चारा इकट्ठा करते हैं और अपने जानवरों को खिलाते हैं। और कुछ लोग हैं, अभी अभी कुछ देर पहले मेरे एक भरवाड़ समाज के दोस्त से बात हो रही थी, तो वो लोग रामटेक तक जा रहे हैं। वो अक्सर रामटेक तक हर साल जाते हैं उनके अपने जानवरों को लेकर। तो वो ये बता रहे थे कि लोगों में इतना डर है कोरोना को लेकर कि इन लोगों को वो गांव में नहीं आने दे रहे। इन लोग, अब जब आप सिर्फ खेतों में रह रहे हैं तो वहां पे अक्सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता है। तो हो सकता है आगे 2-3 दिन में मैं इनसे बात भी ना कर पाऊँ, क्योंकि इन लोगों के फोन डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो जो ये बात हम डिस्कस कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले कि टेक्नोलॉजी के सहारे इनके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो मुझे लगता है आप जब बड़ों से ही बात नहीं कर पा रहे, मतलब इनका मेन जो चीज है कि ये कम्युनिकेशन के लिए फोन रखते हैं। जब इसी में इतने सारे हिंड्रेंसेस हैं कि ये फोन ही चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे? मतलब इतना, क्योंकि आपको अगर आपको 1 घंटे का या आधे घंटे का क्लास लेना है, तो आपके पास में उतना रिसोर्स होना चाहिए, उतना बैकअप होना चाहिए कि आपका वो आधे घंटे का क्लास भी और फिर दिन भर या 2 दिन तक आप अपना फोन चार्ज रख सके, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है वो करते आए। तो ये तो एक बहुत मेजर चैलेंज है इन लोगों के साथ में। मैं एक बात और ये भी समझना चाह रहा हूँ कि जनरली जैसे 2-3 चीजें हैं। एक तो क्योंकि इनका आय का स्रोत जो है वो जानवरों से आता है, लेकिन उस आय से, उस पैसे से जो सप्लाईज खरीदनी है, चाहे वो किराने का सामान खरीदना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, जो वो तो बाजार से ही खरीदनी पड़ती होंगी। तो इस तालाबंदी से एक वो क्या असर उस पर पड़ा है, और दूसरा वैसे इनके बच्चों की जो शिक्षा है या जो भी ज्ञानवर्धन का काम है वो किस माध्यम से होता है? क्योंकि ये तो घूम रहे होते हैं, तो फिर ऐसे में बच्चे क्या स्कूल जाते हैं, एनरोल्ड होते हैं, और क्या थोड़ा आप ये देखेंगे गौरव कि अक्सर, मतलब ये शायद दूसरी पीढ़ी है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आई है। तो ये शायद अभी की जो जनरेशन है वो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, दूसरी जनरेशन है जो स्कूल जाने, और पहली जनरेशन में भी सभी स्कूल गए। उसमें भी अगर हम मोटा मोटा क्लास लगाएं तो 10% से ज्यादा लोग पढ़े नहीं हो। और ऐसे हम 9 समाजों की बात करें तो उनकी संख्या कुछ लाखों में जाती है। तो इतने लोग हैं जो अशिक्षित हैं। इनके मतलब हमारे मम्मी पापा के जनरेशन के अगर जो लोग हैं, जो 50, जो मिडिल एज ग्रुप है, वो लोग तो उनमें से एक्चुअली 1 या 2% ही शिक्षित है। और फिर उनसे जो छोटे हैं, जो अब 30 या 40 के एज ग्रुप में है, उनमें से 10% शिक्षित है। और अभी जो है वो ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि इनको ये समझ में आने लगा है कि हमारे घुमंतु होने की वजह से हमको बहुत सारी तकलीफें हो रही है। तो इसलिए वो फोर्स कर रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में किसी तरह से दाखिला दिलवाया जाए। तो कई लोग हैं जो रेसिडेंशियल स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। कई लोग हैं जो जहाँ पे वो रहते हैं वहीं के स्कूलों में उनको दाखिला कराने की कोशिश करते हैं। पर अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ये घूमते रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह दाखिला लेने में तकलीफ होती है। कई बार इनके साल बर्बाद होते हैं उसकी वजह से। तो इनकी शिक्षा वैसे भी अधूरी रह जाती है। मतलब ऐसे भी है कि लोगों के पास में 8वीं 9वीं के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन आप उनसे बात करें तो उनको शायद तीसरी चौथी का भी नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और क्या ये जो समाज है ये मेडिकली भी ज्यादा रिस्क पे हैं क्योंकि ये बाहर हैं, ये घूम रहे हैं, तो लॉकडाउन कैसे होगा? मतलब लॉकडाउन के लिए घर चाहिए या कोई रहने की जगह चाहिए? हाँ, मतलब क्योंकि ये लोग अब बिल्कुल खुले में रह रहे हैं, जब क्योंकि जो लोग अपने जानवरों को लेके अभी माइग्रेट कर रहे हैं, वो लोग तो खुले आसमान के तले हैं। इन लोगों के पास में एक्चुअली घर नहीं है। घर भी इनके, अगर आप देखेंगे जहाँ भी ये स्थायी होते हैं, वहां पे भी आप इनको, मतलब भरवाड़ ये जो समाज है वो तो टेंट में रहता है, पर कुछ और है जो घर में रहते हैं। मतलब चार जो अ, चार में से तीन ऐसे समाज है जिन्होंने अपने घर बना लिए हैं, पर अगर वो स्थलांतर कर रहे हैं तो उनके पास में घर भी नहीं है। पर वो जो घर हैं जो बने हुए हैं वो भी कोई ठोस नहीं है। तो घर में रह के आप सुरक्षित, और इसके अलावा भी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो आपको अपने जानवर की मतलब उसका चारा पानी करने के लिए या उसको पानी देने के लिए, घुमाने के लिए ही, क्योंकि जानवर एक जगह रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो कुछ एक्सरसाइज चाहिए जैसे इंसानों को चाहिए, तो उसके लिए भी उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शायद इसी नजरिए से कुछ जो फार्मिंग कम्युनिटीज है उन पे से बंदियां हटा दी गई हैं कुछ हद तक। पर इट इज नॉट इनफ, क्योंकि जैसे ये घुमंतु समाज जो है, इनका खेतों में से बहुत लिमिटेड चारा आता है। इन लोगों के पास में जानवर मतलब एक एक फैमिली, मतलब चार पांच भाइयों को मिलाकर 200 250 जानवर है, जो कि हमारे यहाँ के किसान इमेजिन भी नहीं कर पाए। 200 250 जानवरों को पालना, उसके लिए जो चारा लगता है वो आपको एक जगह से नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको या तो चरागाह चाहिए, या तो फिर आपको जंगली इलाका चाहिए। वो आपके खेतों में से नहीं आ सकता। और ये जो सीजन है, खास तौर पे नागपुर का परिवेश ऐसा है कि यहाँ नवंबर से पानी की कमी होने लगती है। और अभी तक तो अब, और गर्मी में क्योंकि ये ड्राई, मतलब ये पूरा रेन डिपेंडेंट यहाँ पे खेती है, मैक्सिमम रेन डिपेंडेंट खेती है, तो यहाँ पे समर, मतलब गर्मी के सीजन में लोग खेती नहीं लेते हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं, और ये लोग जो जहाँ रहते हैं वहाँ तो खास तौर पे नहीं है ऐसी तकनीक, मतलब इतना टेक्निकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ कि लोग थर्ड क्रॉप भी ले सके। तो उसका खासा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ये बताइए कि यदि ये लॉकडाउन लंबा चलता है, जिसकी कुछ संभावनाएं हैं, हम्म, तो फिर ऐसी स्थिति में वो कौन से काम हैं जो इन समुदायों के लिए किए जाने चाहिए? विशेष तौर पे हम्म, इनके बच्चों के लिए किए जाने चाहिए, इन समुदायों के भोजन पानी की व्यवस्था हो पाए उसके लिए किए जाने चाहिए, और इनके जानवरों का और फिर इनका जो फर्दर आगे का लाइवलीहुड है उसके लिए किए जाने चाहिए। आपके क्या सुझाव है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, मतलब अब यहाँ पे अप्रैल में मई मई जून तक ये लोग जून से अपने घर वापस जाना शुरू करते हैं। जून जुलाई तक कई लोगों की तो जानवरों को संभालना, उनको जहाँ है वो, अगर क्वारंटाइन बढ़ता है, अगर जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जून तक रहेगा क्वारंटाइन, अगर वैसा होता है तो हमको इनको पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमको इनको चारा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग बाहर मतलब घरों से दूर रह रहे हैं, जंगलों के आसपास रह रहे हैं, उनको हमको जाके लॉजिस्टिकली हमको उनको खाना दिलवाना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने आप से मैनेज नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने भी अपने कुछ अ, ये ढूंढ लिया है, कुछ उपाय ढूंढ लिया। जैसे अभी जिनसे बात हो रही थी वो ये बता रहे थे कि हम अपनी दूध की गाड़ियां, जो क्योंकि दूध डिलीवरी बंद नहीं है, तो इनकी जो दूध पहुंचाने वाली गाड़ियां हैं, उन लोगों को इन्होंने रोपिन कर रखा है, वो पहचान के लोग हैं, तो वो सब फिलहाल सामान पहुंचा दे रहे हैं। पर पहुंचा, उसमें भी डिलीवरी में भी पैसा तो लग रहा है। अ, तो और इनका जैसे अभी हल्दीराम जिनको ये दूध बेचते हैं, तो वो 3 दिन में एक बार दूध, एक टाइम का दूध दे रहे हैं, तो यानी कि 5 बार का दूध नहीं जा रहा है। और एक टाइम में इनके यहाँ पे कम से कम 500 लीटर दूध निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हो रहा है। और एक टाइम शायद ऐसा है कि इन लोगों के पास में इस इंसान को जो डिलीवरी करता है उसको उसके डीजल के पैसे देने के लिए शायद पैसे ना रहे। तो उस हिसाब से बहुत बहुत तकलीफ में है लोग।
और मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो फिर भी कुछ समृद्ध हैं, जिन्होंने अपने घर फिर भी बना लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर ही नहीं है, तो ये मेजर क्राइसिस है उन लोगों के लिए। जी, थैंक यू चेतना, आपने समय दिया इसके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो और साथी हैं शिक्षा सत्याग्रह से जुड़े हुए, उन्हें अपनी समझ बनाने में मदद मिली होगी। मैं बाकी लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि यदि आपके कुछ सुझाव हों और ऐसे समुदाय हों जिनके विषय में आपको लगता है कि इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए, उनसे जुड़े कुछ लोग हों, तो आप प्लीज हमें कनेक्ट कराइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन आवाजों को हम बाहर ला पाए जिन जो जो मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम के मीडिया, सोशल मीडिया में कम सुनाई देती हैं। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं हम, और इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आप तक लाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चेतना। थैंक यू, बाय।